हेलो एवरीबॉडी, वेलकम। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो पे क्लिक करने के लिए। माई सेल्फ सोनाली शर्मा एंड रिसेंटली आई हैव क्रैक्ड आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में मैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड जो एक वीडियो रहती है, जो एक टॉपिक है जो आज मैं टच करने वाली हूँ कि मैंने अपना एग्ज़ाम में मेरी आज मैं प्री रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाली हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि प्री में मेरी क्वेश्चन अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या रहती थी। रीजनिंग और क्वांट का दोनों सेक्शंस का मैं आपको टॉपिक वाइज बताने वाली हूँ। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि बैंक का एग्ज़ाम, चाहे आप क्लैरिकल एग्ज़ाम कह लो, चाहे आप पीओ एग्ज़ाम कह लो, कोई भी एग्ज़ाम है, आरआरबी का, आईबीपीएस का या एसबीआई का, प्री हो या मेंस, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो अटेम्प्ट आप जो कर रहे हैं ना, वो अटेम्प्ट आपका स्मार्ट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें क्या पता कि क्वेश्चन सभी आते हैं, बट टाइम हमें बहुत एक लिमिटेड टाइम मिला होता है, इसलिए हमें चूज़ करना होता है वाइजली कि आपको कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और इसको अपनी स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व कीजिए। कुछ टाइम बाद आप मॉक्स देना जब रेगुलरली शुरू करेंगे डेली बेसिस पे, तो इस चीज़ को आप उस टाइम पे आपको फील होगा कि यार पेपर अटेम्प्ट कैसे करना होता है, उसको कैसे टैकल करना है, कौन से टॉपिक्स पहले पकड़ने हैं, कौन से बाद में पकड़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस को जल्दी से, मतलब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आज आपको इस तरीके से पढ़ना है कि वो आपके वन लाइनर्स जो हैं वो विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड्स आप 5 क्वेश्चंस निकाल दें। तो वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आपने सोर्सेज या जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट्स की, अगर आपको वो जानना है, तो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे प्रीलिम्स की और मेंस की डिटेल स्ट्रैटेजी अपलोड की है वीडियो, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको अपने पर्सनली जो मैंने खुद स्ट्रैटेजी यूज़ की है, एक्चुअली में वही मैंने आपको बताया है। आपको सोर्सेज बताए हैं पूरे, इवन फ्री सोर्सेज भी मैंने आपको रेफ़र किए हैं। अगर आप फ्री सोर्सेज से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो भी मैंने आपको बताया कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक वाइज मैंने आपको बताया कौन सा टॉपिक आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। माई सेल्फ मैंने जो है वो सेल्फ स्टडी की थी और कोई पेड प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ाई की है, सिर्फ यूट्यूब की हेल्प से ही इस साल मैंने ये क्लियर किया है। तो आई थिंक अगर आप उतना आपके पास टाइम नहीं है या उतने आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करके डेफिनेटली ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो आप हेल्प के लिए वो प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी वीडियोस देख सकते हैं। इवन सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें मैंने रीजनिंग की अलग स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है, क्वांट की अलग है, कंप्यूटर की अलग है, जनरल अवेयरनेस की अलग है और इंग्लिश की अलग स्ट्रैटेजी बताई है। तो वो वीडियोस भी आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं, चाहे आप रिपीटर हैं। आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि क्या पता आपका पिछले साल अगर पेपर नहीं हो पाया है, इट मीन्स शायद आपको पेपर अटेम्प्ट करने की जो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है वो शायद आपको बनाना नहीं आई है। तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। आज जो मैं आपको जो भी एक अपना खुद हिट एंड ट्राइड मेथड जो मैंने ट्राई किया और मेरे लिए वर्क किया, वो मैं कोशिश करूँगी कि आपको टॉपिक वाइज समझा पाऊँ कि वो आप कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आरआरबी का जो प्रीलिम्स होता है, इसमें आपके 2 सेक्शंस होते हैं, जिसमें आपका क्वांट होता है और आपकी रीजनिंग होती है। दोनों के जो मार्क्स होते हैं, ईच सेक्शन जो है वो 40 मार्क्स का होता है, टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल ड्यूरेशन आपको टाइम की दी जाती है, इसमें 45 मिनट्स का ये पूरा एग्ज़ाम है। आपको दोनों सेक्शन 45 मिनट्स में करने हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं।
तो जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं आरआरबी को छोड़ के, उनमें सेक्शन वाइज टाइम भी दिया जाता है, बट आरआरबी के एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइम नहीं होता, आपको खुद ही एडजस्ट करना है। आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में शिफ्ट हो सकते हैं। ओवरऑल आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना है और 80 में से कोशिश करना है कि 80 अटेम्प्ट करें विद गुड एक्यूरेसी। क्लैरिकल में बहुत से लोग 80 आउट ऑफ 80 भी लाते हैं, और पीओ के एग्ज़ाम में आपको 80 में से 60 टू 65 की रेंज जो है एक सेफ़ रेंज मानी जाती है, उतना स्कोर करना है। और अटेम्प्ट आपका 70 टू 75 के बीच में होना ही चाहिए, इससे कम में नहीं चलेगा। 75 प्लस तो आप डेफिनेटली एम कीजिए, मैक्सिमम पीओ में अटेम्प्ट होना चाहिए। तो मैं मेरी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो क्वांट का एग्ज़ाम होता है, जो क्वांट का सेक्शन होता है, ये 40 मार्क्स का होता है। 40 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 1 मार्क्स ईच, और नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 0.25 की। एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 0.25 मार्क्स कटते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ऐसे टॉपिक्स जो ना बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, जिनको हमें आज से ही प्रैक्टिस करना है, ताकि उस टाइम अगर आपकी शिफ्ट में वो एग्ज़ाम आ जाए तो वो इजी माने जाते हैं, 1 लाइनर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सिलेबस आपको बताऊंगी कि क्वांट में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। जैसे आपके 1 लाइनर्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मिसिंग नंबर सीरीज़ होता है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ होती है। फिर आपके जो अलग टॉपिक्स हो गए, जैसे एवरेज का, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, परम्यूटेशन कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, मैंसुरेशन हो गया, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए, और पार्टनरशिप। ये सब टॉपिक्स जो है मोर और लेस आपके क्वांट में आपको मिलेंगे। और साथ ही में उसके बाद होती है डीआई, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, इसमें आपके अलग अलग तरीके के ग्राफ्स होते हैं। लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, पाई डायग्राम होती है, मिक्स डायग्राम्स भी आती हैं। उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो डीआई आपको डाटा खुद निकालना होता है। कई बार टेबल में डाटा होता है, आधा और डाटा दिया जाता है, आपको वो पूरा करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे, वो सॉल्व करने होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी आपको सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस को टच करना है, ताकि आपकी टाइम जो है वो एफिशिएंटली आप उसको यूज़ कर सकें, और लास्ट में कौन से क्वेश्चंस आपके करने हैं आपको। तो पर्सनली मैं क्या करती थी, जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता था, आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं क्या करती थी, सबसे पहले मैं एक बार नज़र मार लेती थी कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्वांट का सेक्शन खुला आपका, तो मैं जल्दी जल्दी स्किप करके चेक करती थी कि 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस कहाँ पे हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन मतलब कौन से क्वेश्चन, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आ गया, सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन आ गया, या मिसिंग नंबर सीरीज़ हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो गए, ये वाले क्वेश्चन कहाँ पे हैं, मैं सबसे पहले उनको ढूंढती थी। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आपने आज से रोज़ के 10 से 20 क्वेश्चन रोज़ लगाए हुए हैं, प्रैक्टिस की हुई है ना, तो आपका मॉक देते देते ना आपके वो ईजी हो जाएगा उस पैटर्न को डिकोड करना। फिर उस टाइम सिर्फ आपको स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए उस टाइम पे। तो सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को ढूंढती थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पर है। सिंप्लीफिकेशन अगर आपकी शिफ्ट में आ जाए तो वो बहुत ईजी मानी जाती है। 5 क्वेश्चंस भी अगर आपके इनमें से आ गए, मान लीजिए 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आ गए, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ गए, तो वो बहुत ईजी माना जाता है, वो 10 नंबर आप जल्दी से ले सकते हैं। 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में आपके 2 मिनट लगने चाहिए, 2 से 2.5 मिनट मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। जितना जल्दी हो सके उनको कीजिए, क्योंकि वो अगर आपकी शिफ्ट में आते हैं तो आपकी शिफ्ट ईजी होगी। कई बार क्या होता है, 1 लाइनर्स बहुत कम आए होते हैं, हो सकता है एक डाटा इंटरप्रिटेशन आपकी ज़्यादा दी हुई है, एक क्वेश्चन ज़्यादा आया हुआ है, मतलब 5 क्वेश्चन उसके ज़्यादा आए हुए हैं डीआई के। कई बार वो शिफ्ट थोड़ी सी टफ हो जाती है, बट आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम बस आपने स्किप करना है और ये देखना है कि 1 लाइनर्स कहाँ कहाँ आए हुए हैं। जैसे ही आपने 1 लाइनर्स फिनिश कर लिए, मान लीजिए आपको 5 मिनट लग गए 1 लाइनर्स ख़त्म करने में। उसके बाद आपने ढूंढने हैं अरिथमेटिक जो क्वेश्चंस हैं आपके, उनमें से भी इजी टॉपिक्स के क्वेश्चंस। इजी टॉपिक्स कौन से हैं,
जैसे आपका मिक्सचर एलिगेशन, अगर एक क्वेश्चन आ गया है, इनका एक ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का अगर आया होगा तो एक ही आएगा। प्रोबेबिलिटी का अगर आना होगा एक ही क्वेश्चन आता है। जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, बोट एंड स्ट्रीम जो हो गया, एज बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। अगर इनमें से ये अरिथमेटिक में से अगर आपके मान लीजिए टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक के, 10 में से कोशिश कीजिए 6 से 7 तो आप जल्दी जल्दी उसी टाइम कर लें। कोई एक या दो क्वेश्चन अगर ऐसा है जो थोड़ा सा लेंथी है देखने में, उसको टाइम लग रहा है, फिलहाल के लिए उसको बाद में कीजिए। पहले इजी वाले टॉपिक्स के अरिथमेटिक क्वेश्चंस कीजिए, जिनमें आगे आपके मिक्सचर एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, फिर आपका मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, एज बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी इनको ढूंढ के उनको सॉल्व कर लीजिए। आपके क्वेश्चन लगभग अभी 15 मार्क्स का पेपर आप अटैम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके टफ़ वाले अरिथमेटिक बच जाएगा। वो हो जाएंगे 3 या 4 क्वेश्चन आपका जो टफ़ टॉपिक्स हैं, जो आपको अभी नहीं आता है उतना, तो मैं वो छोड़ देती थी उस टाइम के लिए कि बाद में देखूँगी। तो फिर मैं नेक्स्ट जाती थी डाटा इंटरप्रिटेशन की तरफ। डीए जो है वो 2 आई होती है, मतलब 2 आती ही है, एवरेज 2 डीआई आती है। एक थोड़ी इजी वाली साइड होती है, एक थोड़ी सी टफ वाली साइड होती है, बट दोनों आप कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है आप दोनों सॉल्व कर सकते हैं। मैं देखती थी कि डीआई किस टाइप की आई है, कौन सी इजी वाली टाइप कौन सी होती है, जिसमें आपको ज़्यादा डाटा डिकोड नहीं करना है, जिसमें क्वेश्चंस का लेंथ ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन लेंथ जो है वो उसका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। पहले आप उसको पढ़िए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। डीआई आपकी 3 मिनट ले सकती है डिकोड होने में, अगर टफ़ हुई तो 4 मिनट ले जाएगी, पर आपको 3 मिनट से अंदर अंदर आपको डीआई को डिकोड करना है और फिर जल्दी जल्दी वो 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपका अभी 20 नंबर, आपके अभी 20 से 25 मार्क्स का पेपर आप अटैम्प्ट कर चुके होंगे। फिर आपकी जो बचेगी एक आधी डीआई बच जाएगी और कुछ आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बच जाएंगे। 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स का पेपर आपका भी हो जाना चाहिए। हो सकता है 15 मार्क्स के वन लाइनर्स आ गए हैं आपके, तो वो बहुत ही ईजी माना जाता है। 15 मार्क्स के वन लाइनर आ गए, 5 नंबर 6-7 नंबर के आपने अरिथमेटिक कर लिए, 5 नंबर की आपने डीआई कर ली, तो 25 से 30 की रेंज में अगर आपने अटैम्प्ट कर लिया है तो अभी आपका टाइम जो है अच्छा मैनेज हो गया है। ये पूरा टाइम जो लिमिट है ये 25 से 30 क्वेश्चंस आपके आई वुड से कि 10 से 15 मिनट के बीच में हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद आपका बचेगा लगभग 20 मिनट टोटल आपने मैथ्स को देना है, उससे ज़्यादा आप बाद में दे सकते हैं। अभी आपके पास 5 से 7 मिनट बच गए हैं मैथ्स के लिए, तो आप फिर उन अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पे जाइए जो आपने पहले छोड़े थे और उनको ट्राई कीजिए कि उनमें से क्या कोई क्वेश्चन आप निकल पा रहे हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देखने में लेंथी लग रहा होता है अरिथमेटिक का, वो एक्चुअली में टफ नहीं होता, बस उसकी लेंथ दी जाती है ताकि आपको थोड़ा सा डरा दिया जाए और आप क्वेश्चन स्किप कर दें। उस टाइम पे अपना इजी क्वेश्चन जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद 5 मिनट का टाइम दीजिए उन क्वेश्चन को, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, समझिए। जैसे ही आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। फिर ईगो पे नहीं लेना है। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, हमें लगता है हम निकाल के ही छोड़ेंगे, उस चक्कर में क्या होता है कि हमारा रीजनिंग का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो वो अपनी हैबिट जो है वो आपको बैलेंस रखने, अपने इमोशंस को, और फिर पेपर अटैम्प्ट करना है। ये आपको मॉक्स दे दे के ही आएगी। तो जैसे ही आप ये चीज़ करते हैं, आप अरिथमेटिक का अगर 3 क्वेश्चंस बचे हैं आपके, 3 में से एक तो आप कर ही लेंगे अगर आप टाइम दे रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन बच गए, उनको छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। पर फिर उसके बाद आपकी जो टफ़ वाली डीआई है उस पर ध्यान दीजिए। टफ़ वाली डीआई में भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग का आपकी डीआई जो है आपने आधी डिकोड कर ली है, आधी से ज़्यादा डिकोड कर ली है, वो डाटा लिख लीजिए। टाइम आपको दिख रहा है अगर जा रहा है, अगर ये मैं एमरजेंसी में आपको बोल रही हूँ, क्या होता है 5 क्वेश्चंस जो होते हैं ना, 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होते हैं, अगर आपने आधा डाटा भी निकाल लिया वो आप निकाल सकते हैं। थोड़ा स्मार्टली खेलिए उस टाइम। अगर ऐसा नहीं है कि पूरी डीआई आपसे डिकोड नहीं हुई तो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आप बिना देखे ही छोड़ देंगे, वो नहीं करना है। जितना भी डाटा डिकोड कर पाए हैं आप टाइम को ध्यान रखते हुए, उसके बाद 5 क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए कि इस डाटा में से क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। बहुत बार ऐसा होता है 2 से 3 क्वेश्चन आप कर पाते हैं, तो उसको थोड़ा वाइजली यूज़ कीजिए अगर आपकी टफ़ शिफ्ट आती है।
ईजी शिफ्ट में आपको कोशिश करनी है कि DI जो है वो आपकी दोनों सॉल्व हो जाए, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो मैं पर्सनली मेरा यही अप्रोच होता था पेपर अटैम्प्ट करते टाइम क्वांट के लिए। तो ये ओवरऑल क्वांट जो है वो 20 मिनट में मैं कर लेती थी, 20 से 25 मिनट, 25 मिनट्स में देती थी एवरेज, 25, क्योंकि मैथ्स मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो ज़्यादा टाइम मैं मैथ्स को देती थी। अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है पर रीजनिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब आप 25 मिनट्स रीजनिंग को दे सकते हैं। तो ये मैंने मैथ्स का आपको बताया कि 25 मिनट्स आपको ऐसे कवर करने हैं। उसके बाद जल्दी से जैसे ही आपको दिखेगा टाइम जो है 20 मिनट रह गए, आप रीजनिंग की तरफ बढ़िए। जितने भी क्वेश्चंस आपके मैथ्स के हो गए उस टाइम छोड़ दीजिए, आधे क्वेश्चन पे भी पहुँचे हैं छोड़ दीजिए। ईगो पे नहीं लेना है क्योंकि रीजनिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। क्या पता रीजनिंग की शिफ्ट इतनी ईजी आ गई है कि 20 मिनट में आप उसके 40 के 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा वाइजली सोच के चला करें। जैसे ही आप आगे चलेंगे मैं आपको रीजनिंग का स्ट्रैटेजी बताती हूँ, रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स आपको पहले करने हैं और कौन से टॉपिक्स आपको लास्ट में करने हैं। तो रीजनिंग की तरफ आप जैसे बढ़ेंगे, इसमें भी मैं यही करती थी कि स्किप करती थी, और स्किप करने के बाद मैं ये देखती थी कि सबसे पहले जो है इसमें इजी टॉपिक्स जिनको मैं बोलूँगी जो स्कोरिंग होते हैं, जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, वो कौन से होते थे मेरे लिए। सबसे पहले सिलॉगिज्म जो है, सिलॉगिज्म ऐसा है अगर आपका सिलॉगिज्म आ गया आपके एग्ज़ाम में तो वो ईजी हो जाएगा, बहुत स्कोरिंग हो जाता है, वो छोड़ना नहीं है। वो जल्दी से 1 से 1.5 मिनट, 1 मिनट 1.5 मिनट इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। मेरी इतनी स्पीड हो गई थी रीजनिंग में कि मेरे को 1 मिनट लगता था सिलॉगिज्म में, 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देना है, अफोर्ड नहीं कर सकते आप। उसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ गए। जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं कि रमेश ने सीता को फ़ोटो दिखाते हुए बोला कि वो जो है वो मेरे भाई के अंकल का बेटा है, तो रमेश उसका उस फोटो वाले व्यक्ति का क्या लगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। या इस तरीके के आ जाएंगे कि कुछ फैमिली आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, फैमिली का ट्री डायग्राम बना के सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना मॉक्स में, आपको बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस दिखेंगे, बट ये क्वेश्चन बड़े स्कोरिंग होते हैं। अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया तो बहुत इजी माना जाता है, बस आपको स्पीड में अपनी इम्प्रूव करना है। 10 से 15 सेकंड में, 30 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। उसके बाद आपकी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी का मैंने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, आप ये सारे टॉपिक्स जिनका मैं नाम ले रही हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में भी आप देख सकते हैं, वो देखिए। सबसे पहले प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी जो मैंने अपलोड किया है वीडियो ऑलरेडी, वो देखिए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी देखिए, आपको उसमें मैंने सारे सोर्सेज टॉपिक वाइज बताए हैं। जो आप, अगर आप न्यू एक व्यूअर हैं, आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो देखिए, डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। मैंने टॉपिक वाइज जेन्युइनली जो टीचर्स मुझे सही लगे थे जिस टॉपिक के लिए, जो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं, आप भी उनको रेफ़र कर सकते हैं। इनइक्वालिटी की बहुत अच्छी ट्रिक मैंने एक बैंकर्स पॉइंट एक चैनल है उनसे सीखी थी। वो एक ही बार मैंने कंसेप्ट पढ़ा है उनका, एक ही वीडियो देखी थी, उसके बाद मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इनइक्वालिटी को दोबारा टच करने की। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, मैंने हर जगह इनइक्वालिटी के लिए वही टॉपिक अप्लाई किया। और कोशिश करिए हर टॉपिक के लिए आपका एक ही मेथड आपके दिमाग में स्टिक होना चाहिए। उससे ये होता है आप पेपर के टाइम में ना कंफ्यूज नहीं होते हो। ज़्यादा टीचर्स को देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा मेथड यूज़ करें। एक ही टीचर के मेथड को बार बार आपने देखा होगा और वही मेथड से मॉक्स जब दिए होंगे ना, पेपर में सिर्फ आपको उस टाइम अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा। आपको दिमाग नहीं लगाना है कि मैं कौन सा मेथड करूँ। नेचुरली आपके जो मसल्स हैं, ब्रेन के मसल्स हैं, वो नेचुरली आपको वही मेथड याद दिलाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। बस बात इतनी होती है कि मॉक के टाइम आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देख के जाइए, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाइए। कुछ भी नहीं, आप ऐसा होगा कि प्रीलिम्स में तो एटलीस्ट आप सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले ये बात होगी वन लाइनर्स की। रीजनिंग में जो वन लाइनर्स हैं वो सिलॉगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। ये टॉपिक्स जो है मैं सबसे पहले इनको टैकल करती थी। उसके बाद जो है आपके और टॉपिक्स आ गए, जैसे कि आपका इनपुट आउटपुट आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया। फिर एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन आता है अल्फ़ाबेटिकल, वो आई थिंक उसको वही कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग ही कहते हैं शायद। उसमें एक सीरीज़ आती है
अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दी होती है, उसके बेस पे 5 क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा होता है कि आपको मान लीजिए फर्स्ट जो वर्ड है 3-5 वर्ड्स दे दिए जाएंगे और ऐसे बोल दिया जाएगा कि फर्स्ट वर्ड के सेकंड लास्ट वर्ड का और सेकंड और फोर्थ वर्ड के फर्स्ट वर्ड के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो आपको वो अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग भी याद करनी है। रीजनिंग के टाइम आप जब भी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, बेस अपना बनाते हैं, रीजनिंग में आपको ABCD A to Z आपको उनकी पोजीशनिंग याद होनी चाहिए। A कब आता है, फर्स्ट पे आता है, Y कब आता है, 25 पे आता है। तो ये नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। मेरे को उतनी नंबरिंग याद नहीं थी, मैं बहुत फास्ट ऐसे भी कर लेती थी काउंट करके, बट बहुत से लोग कहते हैं कि वो नंबरिंग हेल्प करती है। अगर आप करना चाहें वो कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगी वो चीज़। मैंने पर्सनली नहीं की थी, बट आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई उसमें नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद आपका ये सब आपका सारा हो गया। इजी टॉपिक्स के बाद आप पहुंच गए हैं बाद का टाइम जिसमें आपके ज़्यादा पज़ल्स आ जाते हैं। कई बार 3 पज़ल आ जाती हैं, 3 से 4 पज़ल आ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, 2 आपकी इजी पज़ल होगी, मान लीजिए 2 आपकी थोड़ी टफ़ पज़ल आ गई या 1 टफ़ पज़ल आ गई। तो कोशिश करें सबसे पहले आप ये देखिए कि अब पज़ल्स भी बहुत टाइप की होती हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आया है या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट आया है क्या, या फिर क्या होता है पैरेलल में सिटिंग करवानी है आपने। ऐसे अलग अलग टाइप के पज़ल्स होते हैं। तो आपको पज़ल की मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी कि पज़ल्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे आप उसको अटेम्प्ट करें, कितने पैटर्न्स होते हैं, मैं सबके बारे में आपको बताऊंगी। बट पज़ल्स जो है आपको पहले ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सी पज़ल है जो ईजी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉल्व करना आप पहले शुरू कर दें और बाद में आपको पता चले कि यार आपने टाइम वेस्ट कर दिया, ये पज़ल टफ़ है, ये ज़्यादा टाइम लेगी। तो वो एक कला आपको पहले सीखनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पज़ल्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो लास्ट में आपको पज़ल सेलेक्टिवली पहले इजी पज़ल पे जाना और फिर उसके बाद टफ़ वाली पज़ल पे टाइम देना अपना। 20 मिनट आपके बहुत सब एफिशिएंटली यूज़ होने चाहिए, एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये स्किप वाली स्ट्रैटेजी जो है ना, ये मेरे लिए बहुत हेल्प की थी। सबसे पहले मैं स्किप ही करती थी और अपना सबसे पहले जो मुझे पक्का पता था कि मैं सबसे पहले 1 लाइनर्स ही अटैम्प्ट करूँगी, ताकि उससे क्या होता है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ आपने काफ़ी कम देर में आपने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। क्या पता कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग क्वेश्चन खुलते ही, पेपर खुलते ही टफ़ क्वेश्चन स्टार्टिंग में डाले जाते हैं ताकि आप थोड़ा लो कॉन्फिडेंट हो जाएं, बट ऐसा नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में टफ़ क्वेश्चन आ गए, बाद में इतनी इजी क्वेश्चन आते हैं और हम पहले ही टाइम वेस्ट कर देते हैं टफ़ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के चक्कर में अपनी ईगो पे लेके। वो नहीं करना है। प्लीज़ इस चीज़ को डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करें अपने मॉक्स देते टाइम। मैंने बहुत बार ये मॉक्स देते टाइम फेस किया कि स्टार्टिंग में टफ़ क्वेश्चन होता था, मैं ईगो पे लेके क्या करती थी, टफ़ क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाती थी। उससे क्या होता था, टाइम मेरा वेस्ट हो गया। बाद में जब मैं एनालाइज करती थी क्वेश्चन पेपर को तो देखती थी कि आगे तो ईजी क्वेश्चन आए हुए हैं और मैंने पहला टाइम अपना टफ़ क्वेश्चंस को देने में लगा दिया। तो वो चीज़ एक्चुअल पेपर में आपने नहीं करनी है। डे 1 से आप जब से मॉक लगाना शुरू करेंगे, अपना दिमाग को बैलेंस रख के पेपर अटैम्प्ट कीजिए। आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर, पॉजिटिव स्कोर लाना है। नेगेटिव्स को जितना इग्नोर कर सके करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम स्पीड पे क्या पता हमने 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट कर दिया बट एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी, जल्दबाजी में गलत क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए और उससे क्या हो गया, नेगेटिव्स की वजह से हमारा स्कोर बहुत कम हो गया। तो इस चीज़ से बचना है। तो ओवरऑल यही था। मैंने आज आरआरबी के प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए आपको बताया है कि कैसे आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश के लिए और मेंस की स्ट्रैटेजी कि मेंस का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है वो मैं और अपकमिंग वीडियोस में लाऊंगी। और आप किस तरीके का कंटेंट जो है मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्वेरीज़ हैं आपकी और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आप जानना चाहते हैं मेरी स्ट्रैटेजी या एनीथिंग अंडर द अम्ब्रेला। मैं डेफिनेटली एक जेन्युइन कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आप तक लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे और ढेर सारा सपोर्ट देंगे एंड कीप फाइटिंग। थैंक यू।